अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स का लेक्चर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स सी द आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फंक्शन किसे कहते हैं और इसके अलावा इफ़ फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। नेस्टेड फंक्शंस के बाद कैसे ज़रा इसको एक्सप्लोर करेंगे। लॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं, आपने एंड और नॉट का तो नाम सुना, तो उसी तरह के कुछ फंक्शन हैं इसमें और बड़े हम लॉजिकल तरीके से इनको यूज़ करेंगे। नेम रेंज क्या होती है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, स्मॉल लार्ज के फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ इनको एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इज़ अ फंक्शन इन एक्सेल। देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फंक्शन बेसिकली बिल्ट इन फार्मूला है जो आपकी सहूलत के लिए पहले से बना दिया गया। आपने जस्ट उसका नाम याद रखना है और एज इट इज़ उसको यूज़ करके अपना जो मतलूबा रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर लेने। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने उसी तरह से वही जो वर्ड जिस तरह से उसको बनाया गया, जिस वर्डिंग में बनाया गया, जिस जो लेबल उसको दिया गया उस फंक्शन को, आपने वो यूज़। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर आपने फाइंड करना है तो आपको मैक्स यूज़ करना पड़ेगा, MAX। लेकिन अगर आप पूरा मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से एवरेज है, एवरेज फाइंड करने के लिए पूरा एवरेज लिखना है आपने, यानी मैक्सिमम के लिए उसने मैक्स कर दिया, जबकि एवरेज फाइंड करने के लिए पूरा एवरेज है, उसने एवीजी नहीं किया। यानी जिस तरह से उसने डिज़ाइन किया ना उन्होंने, आपको एज इट इज़ वो फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको कहते हैं प्री डिफाइंड फार्मूला। और जिस ऑर्डर में जो भी आप उसके अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे, सेल के रेफरेंसेस पास करेंगे, वो उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करेगा। Excel includes many common functions that can be used quickly to find the। ये आपके चंद एक फार्मूलाज हैं जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं। सम है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, या रेंज ऑफ काउंट है, ठीक है, राइट जी। ये के कुछ मैंने इनके नाम भी यहाँ मेंशन कर दिए थे। काउंट का भी गालिबन हमने देखा था, यूज़ किया था। आप इसको ज़रा फर्दर देख सकते हैं। यूज़ ऑफ इफ़ फंक्शन इन एक्सेल। इफ़ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। The if function is one of the most popular functions in Excel and it allows you to make logical comparisons between a value and what you expect. For example, if आपको कुछ conditions को evaluate करवाती है, आप कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देते हैं, कोई भी कंडीशन आप दे देते हैं उसमें, और वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर वो ट्रू होती है तो फिर वो जो भी कॉमा के बाद आप जो भी स्टेटमेंट देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। और अगर फॉल्स होती है तो अगेन उसके बाद यानी तीसरे नंबर पे आपने जो स्ट्रिंग दी है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़रा देखिए, थर्ड जो बुलेट है यहाँ मैंने वो फार्मूला स्पेसिफाई किया, इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन 40। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, क्राइटेरिया है, कोई भी क्राइटेरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। और जो मैंने A2 यूज़ किया ये क्या है, ये आपका सेल है। उस सेल में ये कोई कंप्यूटेड वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये किसी और फार्मूला से कंप्यूट होकर भी आ रही हो सकती है, मगर यहाँ फ़िलहाल एक सेल मैंने लिया। अगर A2 बड़ा है 40 से तो फिर क्या हो, पास प्रिंट हो जाए। कॉमा के बाद मैंने डबल कोट्स में यूज़ किया पास, यानी जो स्ट्रिंग आप स्क्रीन पर प्रिंट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, आपने उसको डबल कोट्स में यहाँ लिखना है। और इसके अलावा अगेन आपने कॉमा लिखकर, अगर आपका क्राइटेरिया फेल होता है, सपोज अगर ये सब ठीक है, ये दो ही ऑप्शन होंगी ना, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। A2 40 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दो ही ऑप्शंस हैं। तो फिर फॉल्स पर वो चला जाएगा, फेल पर, और फिर आपकी पेरेंथीसिस क्लोज हो जाएगी। समटाइम्स हम इसको, या जो पेरेंथीसिस का स्ट्रक्चर है ना, मैंने स्टार्ट देखें, आपने देखें इफ़ के फ़ौरन बाद पेरेंथीसिस स्टार्ट हो गई और वो बिल्कुल एंड तक गई वो पेरेंथीसिस। आपने इसको ज़रा याद रखना है। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको A2 जैसे ही वो कंडीशन वो देते हैं ना 40 के बाद, फॉर एग्जांपल वो पेरेंथीसिस क्लोज कर देते हैं और फिर कॉमा डालकर आगे। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने फुल पेरेंथीसिस एंड टू एंड यूज़ करनी है और इस तरह से यूज़ करना है। ज़रा ये देखें, यहाँ पर मैंने एक इसका वो बनाया और मार्क्स का मैंने लिया एक ठीक है, एक सिनेरियो जिसमें जो मेरे पास जहाँ पर पास है ना लिखा, जिसको मैंने जो एक्टिव सेल है उसका सेल एड्रेस क्या है, C3। यानी C3 पर मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा और वो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ऊपर फार्मूला बार में, इज़ इक्वल टू इफ़ B3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40।
अगर B3 बड़ा हो या बराबर हो, यानी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ऑपरेटर है, जिस तरह ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। तो मैंने ये ऑपरेटर दूसरा यूज़ किया, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं है बल्कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर। 40 और अगर ये ट्रू होता है तो पास स्ट्रिंग को शो कर दे, अदरवाइज फेल को शो कर दे। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं आपकी स्टेटमेंट। पहली चीज़ है जनाब कंडीशन, और फिर कॉमा के बाद क्या चीज़ आ रही है जो ट्रू होकर आप जिस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और फिर तीसरी चीज़ आपकी फॉल्स पर आप जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से डिपिक्ट कर देगा। उसके बाद मैं इसको फाइल हैंडल से जब नीचे खींच कर लेकर जाऊंगा तो वो सब पर अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। राइट जी, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन इनफैक्ट आप ये कह लें कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। जिस तरह अभी आपने इफ़ का फंक्शन देखा, अगर इफ़ के फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास अभी आपने देखा इफ़ का फंक्शन, यहाँ पे आपको इफ़ के फंक्शन के अंदर कोई और सब फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अंदर आप देखें ना, उस पेरेंथीसिस में या तो कोई सेल है या कोई वैल्यू है या कोई स्ट्रिंग है, लेकिन कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा मज़ीद कोई यहाँ हम ज़रा देखेंगे कोई और फर्दर कोई फंक्शन आप यहाँ पर आपको जो है ना एक फंक्शन के अंदर एक और अगर फंक्शन आ रहा हो, ठीक है, तो फिर हम उसे कहेंगे नेस्टेड फंक्शन। ये नेस्टेड फंक्शन ज़रूरी नहीं है ये विद इन आपके एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, तो इस तरह से ये कई लेवल्स तक नेस्टेड हो सकता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ आर नेस्टेड फंक्शन। ज़रा इसका देखते हैं टेक्स्ट क्या कह रहा है। व्हेन यू इंसर्ट अ फंक्शन एज वन ऑफ द आर्गूमेंट्स within another function in Excel, it's called nesting function। देखिए आर्गूमेंट कहते हैं कि इनपुट, आर्गूमेंट कहते हैं यहाँ फंक्शन की इनपुट क्या है। आपको पता है फंक्शन ने कुछ इनपुट लेनी होती है और कुछ आउटपुट प्रोवाइड करनी होती है। तो आर्गूमेंट बेसिकली कहा जा रहा है उसकी फंक्शन की इनपुट को। ऑब्वियसली आप एक फंक्शन की पैरेंथेसिस में जो भी चीज़ दे रहे हैं वो उस फंक्शन की इनपुट है, और उसके अगेंस्ट जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो आउटपुट दे देता है। तो फंक्शन ने दो ही काम करने, एक उसने इनपुट लेनी है और उसने एक आउटपुट प्रोवाइड करनी है। तो जो आर्गूमेंट्स की यहाँ उसने बात की ना, आर्गूमेंट कहते हैं जो फंक्शन इनपुट ले रहा है। तो अगर आप आर्गूमेंट की जगह पर कोई और दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उसे कहेंगे दिस इज़ अ नेस्टेड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नेस्ट एन एवरेज फंक्शन विद इन एन इफ़ फंक्शन। आप इफ़ के अंदर एक एवरेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको एक लॉजिकली उसको टेस्ट करके कोई भी आप उसका कोई रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिखाई गई है, ज़रा देखिए फोर्थ बुलेट में इज़ इक्वल टू लगाकर आपने इफ़ लिखना है एवरेज, तो ये नेस्ट हो गया फंक्शन विद इन अ फंक्शन, ठीक है। आपका एक आउटर फंक्शन है इफ़ का और एक इनर फंक्शन है एवरेज का। और देखिए एवरेज, यहाँ पर एवरेज का आर्गूमेंट क्या है, यानी एवरेज क्या इनपुट कौन सी इनपुट पे काम कर रहा है। देखिए एवरेज जो है ना वो रेंज पर काम कर रहा है, B3 से लेकर B11 तक की रेंज वो ले रहा है और उसकी एवरेज फाइंड कर रहा है। तो जैसे ही तो वो उसका रिज़ल्ट आपका इसकी जगह पर आ जाएगा, और फिर इफ़ की कंडीशन अप्लाई होगी और वो चेक होगी उस रिज़ल्ट के साथ जो एक ज़ाहिर एवरेज ने तो एवरेज तो एक ही आनी है ना, B3 से B11 तक कोई एक एवरेज आ जाएगी, 40 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, तो वो नंबर फिर आपका 45 से कंपेयर होगा इफ़ की स्टेटमेंट। और फिर अगर ये ट्रू होता है तो सेकंड क्वालिफाइड फॉर एग्जाम पे चला जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो नॉट क्वालिफाइड फॉर एग्जाम पर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कह रहे हैं दिस इज़ अ नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किया था, अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ज़रा सिनेरियो आप समझ लें, ये मेरे पास थर्ड ईयर की कुछ रेंज है इसी तरह मार्क्स की, और इस तरह फोर्थ ईयर की कुछ रेंज है, और फिर मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया वो देखिए मैंने नीचे क्वालिफाइड जहाँ एक्टिव सेल को मैंने सेलेक्ट किया, क्वालिफाइड को जैसे सिलेक्ट किया और वहाँ पर ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, तो फिर उसने फ़ौरन से मुझे जो जवाब दिया दैट इज़ क्वालिफाइड। और यही चीज़ लेफ़्ट साइड पर फोर्थ ईयर के मार्क्स में मैंने अप्लाई की, और नीचे मैंने एक एवरेज भी कैलकुलेट कर ली ताकि आपको व्यू हो जाए। हम इसको प्रैक्टिकल भी कभी करके देखेंगे। नेम रेंज क्या होती है? अ नेम्ड रेंज इज़ वन और मोर सेल्स दैट हैव बीन गिवन अ नेम यूजिंग। अच्छा देखिए नेम रेंज सेम कॉन्सेप्ट है। आप लोग अब आइडिया हो गया कि किस तरह से आप रेंज अप्लाई कर। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट मेरे पास ये है एग्जांपल, इसमें ये जो रेड उसमें ज़रा देखिए एवरेज के फ़ौरन सा एवरेज की इनपुट में क्या है,
B3 से B11 तक की रेंज है, ऐसे ही है। तो वो जो रेंज है, अगर आप इस रेंज को कोई नाम दे दें, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो वर्कशीट्स होती हैं उनमें आप जो है ना रिपीटेडली आपको काफ़ी सारी रेंजेस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वहाँ ऐसा होता है कि आप अपनी आसानी के लिए उन रेंजेस को नाम दे देते हैं, कोई लेबल दे देते हैं। तो अगर आप वो उस किसी भी रेंज को, ठीक है, सेल्स की किसी भी रेंज को या आप कोई नाम दे रहे हैं अगर, तो हम उसे कहते हैं नेम द रेंज, यानी आपने उस रेंज को कोई नाम दे दिया, लेबल कर दिया सिंपली। तो हम ज़रा देखेंगे इसको। यूजिंग नेम्ड रेंज कैन मेक फार्मूला ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इसके थ्रू आपके लिए ज़रा फार्मूला को समझना और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अच्छा, कैसे आप नेम करेंगे उसका एक तरीका मैंने यहाँ पर देखिए बताया है। जस्ट आपने सेलेक्ट करना, सपोज थर्ड ईयर की रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक है, B3 से लेकर B11 तक। आपने सेलेक्ट किया, ये तमाम सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, आप आएंगे नेम अरेंज, एंड पर लिखा हुआ है नेम अरेंज। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, आपके सामने गिवन है, और फिर आप उसको कोई नाम दे दें। मैंने नाम दे दिया उसको थर्ड, मगर आपने ये जो नाम है ये न्यूमेरिक नहीं लेगा यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है, वरना मैंने इसके पहले डिजिट लिखा था 3YM, वो उसने नहीं लिया था। सिर्फ आपको यहाँ कोई टेक्स्ट ही देना है, तो मैंने थर्ड YM उसको नाम दिया, और जैसे ही ओके किया उसके बाद मैं देखा, ये देखें यहाँ पर मैंने अब रेंज नहीं स्पेसिफाई की, एवरेज के बाद मैंने वो नाम दे दिया थर्ड YM। अब आपको अगर 10 जगह पर भी ये रेंज अगर देनी है कहीं पर, ठीक है, तो आप सिर्फ ये नाम देंगे, ये लेबल देंगे, हर रेंज का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह फोर्थ ईयर वाली जो रेंज है उसको भी कोई नाम दे सकते हैं, तो वो इसको हम कहेंगे नेम्ड रेंज। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं लॉजिकल फंक्शंस। आप लोग बूलियन अलजबरा आप लोगों ने शायद स्टडी किया हो, उसमें एंड और नॉट के फंक्शंस और गेट्स वगैरह होते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसमें बूलियन देखें, हम कहते हैं दो ही आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अब ये जो एंड है, एंड के केस में भी इसका जो आंसर आएगा, कुछ इनपुट, ये एंड का फंक्शन किसी इनपुट पर काम करेगा, दो इनपुट्स लेगा, ठीक है, उन पर काम करेगा, और अगर तो उसका जो आंसर है आपके पास, अगर दोनों का आंसर ट्रू में आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये फाइनल आपको आंसर देगा ट्रू, और अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है इन दोनों में से, तो वो फॉल्स कर देगा। तो ज़रा देखें यहाँ पर सिनेरियो आपके सामने है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स और कंप्यूटर का इनका कोई टेस्ट हुआ और उनके मार्क्स यहाँ पर गिवन है। सपोज़ अगर 40 से 39 से, यहाँ जो क्राइटेरिया यूज़ किया वो 39 से अबव वाला पास है। सपोज़ देखिए, जो रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट है वो एक में पास है मैथ में और कंप्यूटर में फेल है। अब इसमें अगर आप यहाँ पर, यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर ये एक्टिव सेल को सिलेक्ट किया है ना, उसने फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पर, और कौन सा फार्मूला लगाया, ये एंड का, ऊपर गिवन है, एंड B इज़ ग्रेटर देन 39, C3 इज़ ग्रेटर देन 39, ठीक है। अब ये चूंकि एक में पास था, जाहिर है, एंड तो इस पर फेल हो गया, ठीक है, एंड इस पर फेल हो गया क्योंकि इसको दोनों ट्रू नहीं मिले। एंड वहीं ट्रू होगा जहाँ पर इसको दोनों ट्रू मिलेंगे। अब आप ज़रा देखें, रोल नंबर 5, जो रोल नंबर कौन सा 3 है, ये वाला, ये दोनों में पास है, मैथ में भी पास है और कंप्यूटर में पास है, तो इसका आंसर ट्रू में आ रहा है। तो इस तरह से जो जहाँ पर भी एक में भी अगर फेल है तो वो ये आपका क्राइटेरिया फॉल दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप अगर इसको अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल और के फंक्शन में, तो और के फंक्शन में ज़रा देखें मैंने किस तरह से वही उसी तरह से वही फार्मूला यूज़ किया, सिर्फ वहाँ और लिख दिया। तो अब और को आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई एक भी अगर इनमें से पास है, ठीक है, इनमें से अगर कोई एक भी बच्चा मैथ या कंप्यूटर में अगर पास है तो पूरी वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में उसको ट्रू कह देगा। जबकि पहले वाला कॉलम में हम दोनों को देख रहे थे, इस क्राइटेरिया को, कि दोनों पास हों अगर, तो फिर कोई भी डिसीजन हम ले सकते हैं, और अगर किसी एक में पास है बच्चा तो इस पर भी हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अलग अलग कॉलम्स अलग अलग मकासद के लिए यूज़ हो रहे हैं, और इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास है नॉट का फंक्शन। नॉट का फंक्शन वैसे मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर ट्रू और फॉल्स से आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने इसको अलग से सिनेरियो लेकर समझाने की कोशिश की है। इसमें आप ये अज्यूम कर लें, सपोज़
कि आपका जो है ना क्लास में अगर हैं गर्ल्स का, ठीक है, वो उनको टूर पर अगर आप ले जा रहे हैं, सपोज़ उनमें से सिर्फ जो रेड और ब्लू वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, सपोज़ उनके बैजेस हैं, उनका दुपट्टा, वट एवर जो यूनिफॉर्म है उनका, अगर आपने उनका कोई नोट किया हुआ है, किसी भी कलर अगर नोट किया हुआ है हर रोल नंबर का, तो अगर आप चाह रहे हैं कि रेड और ब्लू वाले जो है सिर्फ सिलेक्ट होंगे और इसके अलावा और कोई सिलेक्ट नहीं होगा, तो फिर आप फार्मूला कैसे लगाएंगे? आपके पास सिर्फ कलर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप इस कलर पर ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर कैसे लगाया, ज़रा देखिए, इसको समझ लेते हैं, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इफ़ से आपने स्टार्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पेरेंथीसिस स्टार्ट किया और फिर नॉट, यानी ये नेस्ट हो रहा है और 2 दफ़ा नेस्ट हो रहा है। इफ़ के अंदर नॉट आ रहा है और नॉट के अंदर फिर आपका क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो ये 2 दफ़ा नेस्ट हुआ। और सिर्फ आप नॉट को ज़रा देखें, नॉट की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये जनाब नॉट की बाउंड्री देखें, और कहाँ से कहाँ तक है, और आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो C7 जहाँ लिखा हुआ है ना इजिकल टू रेड, और कॉमा C7 इजिकल टू ब्लू, तो ये दोनों आपके और में आ रहे हैं। इसी तरह नॉट के केस में भी ये दोनों ही आ रहे हैं। इस तरह से उसने ब्रैकेट क्लोज कर दी, देखें आप यहाँ पर वो दो दफ़ा पेरेंथीसिस क्लोज कर रहा है। इस फार्मूले में आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर C7 की जो वैल्यू है वो रेड या ब्लू से हटकर अगर कोई और आती है, ठीक है, तो फिर आप उस पर क्रॉस पुट कर देंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर टिक मार्क पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। काउंट का फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट काउंट करता है, ठीक है, जितने सेल्स को आपने सेलेक्ट किया ये उन तमाम को काउंट कर देगा अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है ना नंबर्स वाले जो आपके सेल्स हैं उनको काउंट करेगा, ये टेक्स्ट वालों को स्किप कर देगा। तो अगर आपने टेक्स्ट वाले सेल्स को काउंट करवाना है तो उसका क्या हल है, तो उसके लिए फिर आप आएंगे काउंट ए पर, और ये जितने भी फॉर एग्जांपल आपने नेम्स हैं, आपके एक कॉलम है जो नेम सारे डिपिक्ट कर रहा है, अगर आप उनको काउंट करना चाहते हैं तो वहाँ काउंट वर्क नहीं करेगा, फिर यहाँ पर ये काउंट ए वर्क करेगा। कंकैटिनेट क्या होता है? कंकैटिनेट फंक्शन कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू जॉइन 2 और मोर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। इसमें ये होता है कि आप दो सेल्स को, इनफैक्ट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टर या स्ट्रिंग, इनफैक्ट आप दो सेल्स को कंकैटिनेट कर रहे होते, और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम याद है आपको, वो मैंने एम% यूज़ किया था, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, दो सेल्स को कंबाइन कर रहा था। तो कंकैटिनेट बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव है, आप कंकैटिनेट से भी वही काम करवा सकते हैं जो एम% से करवाते हैं। तो बेसिकली ये कंबाइन कर रहा है दो सेल्स की वैल्यूज़ को। स्मॉल का फंक्शन इनफैक्ट ये कि आपको देखें, स्मॉल से पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम का आइडिया है। मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिखाता है आपको मैक्सिमम, जबकि मिनिमम दिखाता है MIN सबसे लोएस्ट वैल्यू। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि थर्ड लोएस्ट नंबर या थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वहाँ मिनिमम ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम ने तो एक ही रिज़ल्ट देना है और वो सबसे एंड पर जाकर बॉटम पर जो उसको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं जी थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यानी थर्ड स्मॉलेस्ट से मुराद आप, यानी आप ये समझ लें कि ये इसने सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर तीसरा जो नंबर है उसमें से उसको उठा लिया, तो वो क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आपको थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए या थर्ड लार्जेस्ट चाहिए नंबर, तो आप स्मॉल और लार्ज को यूज़ करेंगे। स्मॉल भी लार्ज की तरह बिल्कुल इस तरह से वर्क कर रहा है। इसका देखें सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर सेकेंड लाइन में सेकेंड बुलेट पॉइंट में इज इक्वल टू स्मॉल रेंज कॉमा के। रेंज में आप रेंज दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें आपके पास ये रेंज दी हुई है B4 से लेकर B11 तक की, ठीक है, और इस रेंज में आप चाहते हैं कि कौन सा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये जो K है ना, यहाँ पर इस K की जगह पे मैं लिखूँगा 3, क्योंकि मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर जो कि स्मॉलेस्ट हो। अगर मैं यहाँ इस K की जगह पर 2 लिख देता हूँ तो फिर मुझे वो सेकंड स्मॉलेस्ट देगा, और अगर मैं 7 लिख देता हूँ तो वो मुझे 7th स्मॉलेस्ट नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये K का, यानी K से मुराद केस्ट, अब थोड़ा सा आगे K कोई भी नंबर हो सकता है, मगर ये नंबर टोटल सेल्स की जो तादाद है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपने ख्याल रखना। लार्ज भी बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है, और ये केथ, इसको जो मैंने अभी K की बात की ना, इसको कह सकते हैं आप केथ
लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स, कि ये आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जो है उस रेंज ऑफ सेल्स में से दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट है। अभी ज़रा इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ देखें थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू उसने दी है 78। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल नाउ। सबसे पहले इफ़ के फंक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं, और इसके लिए ये हमारे पास कुछ मार्क्स गिवन है। आपने यहाँ फार्मूला ठीक है लिखना है, तो इसको पहले मैंने सेल को एक्टिव किया, सिलेक्ट किया, और आप लिखेंगे इज इक्वल टू इफ़, कैपिटल इफ़ और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। और जरा देखें ये जो 32 है इसका क्या सेल एड्रेस है, B3 है, तो मैं लिखूँगा B3 ग्रेटर देन 39 कर देता हूँ, और उसके बाद कॉमा और कोट्स अप्लाई किया, और कोट्स में आपने लिखना है, कोट्स में आपने क्या लिखना है, पास। अगर तो ग्रेटर देन है तो आप लिखेंगे पास, अगेन आपने कॉमा डालकर कोट्स और फिर फेल लिख देना है। अब जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए उसने मुझे दे दिया फेल। फेल के अगेन देख लें आप, अगेन फार्मूला यहाँ पर B3 इज़ ग्रेटर देन 39, यस हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है, और फेल दे रहा है। इसको यहाँ से हैंडल से, फाइल हैंडल से ड्रैग करके नीचे ले आएँ और सब पे अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैंने इफ़ का फार्मूला जो है इस पर। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं आपके फार्मूले में। पहली चीज़ ये है आपकी कंडीशन, और दूसरी जो चीज़ आप लिखवाना चाह रहे हैं ये आपकी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये डिपिक्ट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये प्रिंट हो, और प्रिंट वाले को आपने डबल कोट्स में राइट की। नेक्स्ट हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं नेस्टेड फंक्शन को, और नेस्टेड फंक्शन के लिए सपोज़ हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मार्क्स गिवन है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के। सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर थर्ड ईयर के जो एवरेज मार्क्स हैं अगर ग्रेटर हो जाते हैं 40 से, सपोज़ कोई भी हम ले लेते 45 से अगर बढ़ जाते हैं एवरेज मार्क्स थर्ड ईयर के, तो फिर वो क्वालिफाई कर सकती हैं, थर्ड ईयर जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई कर लेते। सपोज़ हम इस तरह का कोई सिनेरियो ले लेते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा इज़ इक्वल टू, सबसे स्टार्ट करता हूँ, इज़ इक्वल टू मैंने जनाब लिखा इफ़, और पैरेंथेसिस स्टार्ट की, और साथ में मुझे अब फॉर्मूला चाहिए एवरेज का। एवरेज मैंने लेनी है, एवरेज, और अगेन मैंने जनाब स्टार्ट की पैरेंथेसिस। अब देखें मैंने इसकी जो रेंज है वो देनी है। रेंज के लिए आप देखें थर्ड ईयर की रेंज स्टार्ट हो रही है C5 से C13 तक, ठीक है। तो C5 से लेकर अब देखिए मैंने कॉलन डाला है, और C13 तक इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, ठीक है। एवरेज का जो आपका फंक्शन है यहाँ क्लोज़ हो गया। अब एवरेज का जो भी है वो यहाँ पर प्लेस कर देगा अपना रिज़ल्ट। तो मैं इसके बाद एक और मैं ग्रेटर देन का साइन में डालता हूँ, और मैं चाहता हूँ सपोज़ 45, ये जो मेरा क्राइटेरिया है, अगर 45 से बढ़ता है तो फिर कॉमा डालकर मैं वो लिख देता हूँ, सपोज़ क्वालिफाइड यहाँ लिख देता हूँ QUALIFIED, ठीक हो गया। उसके बाद मैं जनाब यहाँ पर दे देता हूँ कॉमा नॉट क्वालिफाइड, ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे ब्रैकेट एंड करनी है, सबसे एंड पर मुझे ब्रैकेट एंड भी करनी है, क्योंकि इफ़ की मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इफ़ की ब्रैकेट मुझे एंड भी करनी है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया क्वालिफाइड। अब ये क्वालिफाइड आपको तो नहीं आइडिया हो रहा, क्योंकि इसकी जो अभी आपको एवरेज ही नहीं पता, ठीक है। मैंने लिखा था कि अगर एवरेज बढ़ जाए 45 से थर्ड ईयर की क्लास की, तो फिर लिखा हुआ है क्वालिफाइड, लेकिन अब आपको नहीं पता है एवरेज क्या है। सपोज़ हम यहाँ पर नीचे एवरेज का भी एक फार्मूला लिख लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब एवरेज के लिए जो फार्मूला है ना, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। कैसे लेते हैं जी एवरेज का फार्मूला, AVER कैपिटल में लिख देते हैं, AVERAGE
और पेरेंथेसिस स्टार्ट, और कहाँ से कहाँ तक, अब आप रेंज दे दें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक मैंने रेंज दे दी और फिर इसको क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को एंटर किया। देखें इसकी जो एवरेज आ रही है मेरे पास वो आ रही है 51, यानी 45 से ज़्यादा है। और अगर 45 से ज़्यादा है इस क्लास की, इस वाली क्लास की अगर एवरेज, तो वो इसलिए फिर क्वालिफाइड दे रहा है। अब ज़रा हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है, क्या ये इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैं चाहता हूँ यही फार्मूला यहाँ पर कॉपी हो जाए। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखें वो फार्मूला कॉपी हो गया, मगर यहाँ पर इसने जो है ना नॉट क्वालिफाइड लिखा। अब ये नॉट क्वालिफाइड में यानी इट मीन्स इसकी जो एवरेज आई है ना, यानी वो इतना इंटेलिजेंट इसको बनाया गया, जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसने जो रेंज सेलेक्ट की है ना वो ये वाली सिलेक्ट की है, ठीक है, 4th ईयर की रेंज सेलेक्ट की। इसी तरह अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को, एवरेज और ये वाले कॉलम्स को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, तो उसने जो एवरेज मुझे बताई है, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ऊपर आप देख सकते हैं एवरेज उसने बी की, ये जो बी है ना, क्योंकि ये सी था, इसको जब आप सिलेक्ट करते हैं देखें ये सी है, इसने सी की रेंज उठाई और इसने बी की रेंज उठाई। तो इस तरह से जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना किसी फार्मूले को, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो कॉलम को एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट एक फ़ीचर है, ज़बरदस्त फीचर है आपकी एक्सेल की। तो इस तरह से ये आपके सामने है, ये आपके नॉट क्वालिफाइड और ये क्वालिफाइड, यानी 4th ईयर क्वालिफाई नहीं कर रही किसी भी काम के लिए। जब एग्ज़ाम के लिए सपोज हमने ये क्राइटेरिया रखा था, उसको ये मीट नहीं कर रही, जबकि 3rd ईयर मीट कर रही है। दैट्स इट। नेस्टेड फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना नेम रेंज का एक वो है फंक्शन कि नेम रेंज क्या होती है। देखिए नेम रेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इसी में कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। आपका ये वाला जो फार्मूला है, देखिए क्वालिफाइड का फार्मूला अब आपके सामने यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, C5 से लेकर रेंज लिखी थी 3rd ईयर की, C5 से लेकर C13। लेकिन सपोज़ मैं चाहता हूँ इसकी जगह पर मैं रेंज कोई नाम वाली, कोई लेबल वाली मैं स्पेसिफाई कर दूँ, जिसे हम नेम्ड रेंज कह रहे हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया उसके लिए, अब फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया। देखें एंड पर मुझे नेम रेंज मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। अब इस विंडो पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज़ मैं ABC कह देता हूँ, सपोज़ ABC बल्कि कैपिटल में दे देते हैं, ABC, ठीक हो गया, ओके कर देते हैं। अब आप क्वालिफाइड में गए, ठीक है जी, क्वालिफाइड में जाकर आपने यहाँ पर ABC लिखना है और ये उस पर भी वर्क करेगा, ABC, ठीक हो गया। और इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे अगेन यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आ गया। देखें यानी आप जैसे क्वालिफाइड पे क्लिक किया, यहाँ पर अब आपको रेंज नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो है ना रेंज नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपने अब उस रेंज की जगह पर जो लेबल आपने दिया हुआ है ना इसको, तो वो देखें मैंने जैसे ABC पर क्लिक किया उसने रेंज उसकी उठा ली, यहाँ पर उसने हाईलाइट खुद से हाईलाइट कर दी। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, देखें अगेन मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ABC को सिलेक्ट किया उसने उसकी रेंज जो थी ना वो खुद से स्पेसिफाई कर दी। इसी तरह आप इसकी भी रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके नेम रेंज कर सकते हैं और 4th ईयर की भी रेंज दे सकते हैं, और इसी तरह से वहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड में क्योंकि ऑलरेडी वो वाली दूसरी रेंज गिवन है मैनुअल, लेकिन आप इसकी जगह पर नेम रेंज भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है नेम रेंज का, आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी लॉजिकल फंक्शन एंड और नॉट, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये सिनेरियो है, देखिए 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैथ और कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं, उनके ये मार्क्स आए हैं और हमने वही क्राइटेरिया अप्लाई करना है उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने पास इन बोथ, वो स्टूडेंट्स जो दोनों में पास हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ट्रू, और अगर दोनों में पास नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स। अब सपोज़ जिस तरह ये एक में ज़ाहिर है ये फेल है और ठीक है और ये पास है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉल्स, जबकि यहाँ पर ये जो है दोनों में पास है तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू। तो इस तरह से हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट किया इज इक्वल टू से, और मैंने लिखा जनाब एंड का फंक्शन स्टार्ट किया, और सपोज़ मैं देखता हूँ ये जो 60 है मेरे पास, इसका क्या एड्रेस है, C4 है, ठीक है। C4 मैंने लिखा, C4 अगर ये ग्रेटर देन है 39 से, ठीक हो गया। फिर कॉमा डालकर
अगेन अब मैं कंप्यूटर का एड्रेस मैंने देना है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंप्यूटर का, और फिर मैंने अगेन कॉमा, बिल्कुल कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन का आएगा, D4 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आएगा ग्रेटर देन 39 और फिर ब्रैकेट पेरेंथेसिस क्लोज। मैं जैसे एंटर करता हूँ तो उसने देखें फॉल्स दे दिया। अगेन आप ज़रा फॉर्मूला देख लें, इज इक्वल टू एंड C4 इज़ ग्रेटर देन 39 और डी कॉमा डालकर D4 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 39। याद रखें ये जो एंड है ना, ये दो वैल्यूज़ लेता है, ठीक है। एंड हमेशा दो पर काम करता है। अब ये कौन से दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने इस 60 का भी, जहाँ इसका भी एड्रेस दे दिया इसमें, ज़रा देखें ये वाला सी, ठीक है। तो एक तो ये पैरामीटर इसने इनपुट लिया, दूसरा कॉमा दे के हमने दूसरा पैरामीटर इनपुट कर दिया। तो एंड ने दो पर काम करना है और ने भी दो पर काम करना है, लेकिन जो नॉट है ना वो एक पर भी काम करता है, तो वो दैट इज़ फाइन। मगर एंड और जो है ये दो पैरामीटर्स पर वर्क करते हैं, राइट। इसको मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया फॉल्स। इसको मैं ड्रैग करके हैंडल से नीचे ले आता हूँ, तो देखिए मेरे पास जहाँ जहाँ ये दोनों में पास है बच्चा वो ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू है और जनाब ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो दो ही हमारे पास ये ट्रू वाले केसेस आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ सपोज पास इन एटलीस्ट वन, यहाँ पर ट्रू तब लिखा हुआ है जब एक में पास है बच्चा, जिस तरह ये है ना एक में पास है, ठीक है, यहाँ ट्रू आ जाए। इसी तरह ये आपका बच्चा दोनों में पास है, यहाँ भी ऑब्वियसली ट्रू आएगा। लेकिन समटाइम्स बच्चा दोनों में फेल है, फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पर फेल फॉल्स आना चाहिए क्योंकि बच्चा दोनों में फेल है। तो पास इन एटलीस्ट वंस मुराद किसी एक में भी अगर बच्चा पास है तो वो उसको ट्रू दिखाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ जनाब यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू और पेरेंथेसिस स्टार्ट। अगेन मुझे वही पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, C4 ग्रेटर देन 39 कॉमा D4 ही है, यस D4 इज़ ग्रेटर देन अगेन 39 ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने एंटर किया ये मुझे दे रहा है ट्रू, ठीक हो गया। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, तो इस तरह से देखें ये वाला फॉल्स है, क्यों, क्योंकि दोनों में बच्चा फेल है। इसी तरह ये भी फॉल्स है, दोनों में बच्चा फेल है। तो इस तरह से एंड और को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की एप्लीकेशन, और इसमें हम एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज़ कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगी टूर के लिए जो रेड और ब्लू में है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जनाब मैंने यहाँ पर आया और मैंने फार्मूला राइट किया। इसके लिए भी मुझे नेस्टेड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, इफ़, और उसके बाद फिर मैं जनाब नॉट मैंने लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी रेड और ब्लू से हटकर जितनी हैं वो क्वालिफाई ना करें, सिर्फ रेड और ब्लू वाली करें। तो इसके लिए देखिए मैंने नॉट से स्टार्ट लिया और फिर मैंने और का अगेन यूज़ किया क्योंकि ज़ाहिर है दो हैं, रेड और ब्लू है, ठीक है, दोनों को मैं कैटर करना चाह रहा हूँ। तो और के लिए अगेन से मुझे पैरेंथेसिस मैंने स्टार्ट की। अब ज़रा देखिए इसका जो ग्रीन है इसका एड्रेस क्या है, ये B4 पर है, तो मैंने लिखा जनाब B4, ठीक है। B4 में अगर मेरे पास रेड है, अगर मेरे पास रेड है तो रेड का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RED रेड, और फिर उसके बाद इसे मैंने एंड किया कॉमा डालकर B4 इज इक्वल टू अगेन मुझे ब्लू कलर का भी देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया ब्लू, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने देखिए ये वाली जो पेरेंथेसिस मैंने एंड की ये और की है, जबकि ये मैंने नॉट की कर दी, ठीक हो गया। लेकिन अभी इफ़ का रोल रहता है, इफ़ की ब्रैकेट अभी एंड नहीं की, वो एंड पे करूँगा। अभी फ़िलहाल इफ़ का चल रहा है। यहाँ पर देखिए अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास रेड और ब्लू में नहीं है, इस फॉर्मूले का मकसद क्या है, देखिए ये जो है ना आपका और ये आपको क्या बता रहा है कि तमाम रेड या ब्लू वाले, लेकिन जब नॉट साथ लग गया तो इसका क्या मतलब है कि रेड और ब्लू से हट कर जितने भी हैं, नॉट लगा कर बिल्कुल उलट हो गया काम। तो इट मीन्स जितने भी हट कर हैं, ब्लैक है, ग्रीन वाले, तो उन सब के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्रॉस यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैंने क्रॉस लिख दिया। और जबकि बाकियों के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो टिक मार्क यूज़ हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ टिक मार्क। और टिक मार्क के लिए मैंने एक ऑलरेडी
आपको यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने उसको उठा लिया एक जगह से। टिक मार्क लिखने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया क्रॉस, यानी ग्रीन पर क्रॉस आ गया। अब देखिए रेड पर उसको टिक देना चाहिए। मैंने इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब सब पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो इस तरह से जहाँ जहाँ रेड और ब्लू आ रहा है उसने राइट कर दिया और बाकी सबको क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से एक लॉजिकल नॉट की बड़ी अच्छी एक एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ज़रा हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंट का फंक्शन। काउंट के फंक्शन के मैं इसे क्लियर करता हूँ और मैं कोई भी रैंडम कोई हम नंबर जनरेट कर लेते हैं। अब सपोज़ मैं इन सब को काउंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इन सब के लिए काउंट करना है यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने काउंट का फंक्शन अप्लाई किया, COUNT ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया और फिर पेरेंथेसिस क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखें ये मेरे पास कितने हैं टोटल 10 फिगर्स। अब सपोज़ मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनाब अली, ठीक हो गया। अब अली को मैं ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आता हूँ, 4 जगहों पर अली मैंने कर दी। अब देखें वो यहाँ से माइनस हो गया, इट मीन्स क्योंकि काउंट का जो फंक्शन है ना जो इस पर लगा हुआ है यहाँ पर, वो इस टेक्स्ट पर वर्क ही नहीं करता। इसके लिए आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपने ये अली लिखा, आप देखें अली को बिल्कुल आप यहाँ तक कर दें एंड तक, तो वो 2 आ गया है, यानी ये वर्क ही नहीं करता। तो इसके लिए आपको फार्मूला अपना चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और फार्मूला थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ गया फार्मूला बार पर और उसके साथ टी के साथ मैंने जस्ट ए अप्लाई कर दिया। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो वो मुझे दे रहा है 10, यानी काउंट कर रहा है वो ऑल, यानी अब वो यानी काउंट ए के साथ वो टेक्स्ट भी काउंट कर रहा है और आपका जो है न्यूमेरिक भी काउंट कर रहा है। C4 से C13 तक आपके पास ये टेक्स्ट हो गया और ये 2 हो गए न्यूमेरिक, तो ये सबको उसने इंक्लूड कर लिया। जी नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्केटिनेट का फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्केटिनेट को यूज़ किया मगर एम्परसेंड के साथ। सपोज़ मैं यहाँ पर एक और मैं नेम ले लेता हूँ अहमद, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बिलाल ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये दोनों कॉन्केटिनेट होकर एक सेल में रिप्रेजेंट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, कैपिटल में यूज़ करता हूँ कॉन्केटिनेट, पेरेंथेसिस स्टार्ट की, अली का मैंने एड्रेस दे दिया, क्या है अली का एड्रेस C4 और कॉमा डालकर D4 कर दिया ताकि वो अहमद को भी पिक कर ले उसके साथ, ठीक हो गया। जैसे मैंने एंटर किया देखें उसने अली अहमद बना दिया, दोनों को उसने जो है वो पिक कर लिया। इसी तरह मैं आगे भी इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक ड्रैग कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह मैं नीचे भी कुछ भी मैं टेक्स्ट राइट कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो इसने सबको जो है वो पिक कर लिया, राइट। तो ये था आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास रह गया लार्ज एंड स्मॉल। स्मॉल का फंक्शन, स्मॉल और लार्ज का फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोज़ मेरे पास ये कुछ फिगर्स हैं, मुझे अब ज़रा देखना है इसमें से कौन सा थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है या थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो उसके लिए मैं फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी इज़ इक्वल टू स्मॉल, पेरेंथेसिस मैंने स्टार्ट की और मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दी, यहाँ से यहाँ तक मुझे आउटपुट चाहिए थर्ड जो स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद मैंने कॉमा लिखा और अब मैं के की जगह पर आप क्या लिखेंगे। सपोज़ अगर थर्ड स्मॉलेस्ट है तो मैं 3 लिख दूंगा, अगर सेकंड स्मॉलेस्ट होगा तो फिर मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। देखिए सबसे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है वो 8 है, उसके बाद 21 है और फिर 23 है, तो उसने दे दिया मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा तो मैं जो थर्ड लार्जेस्ट मुझे नंबर चाहिए ये लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका फिगर फिर 78, तो थर्ड लार्जेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं लार्जेस्ट लिख देता हूँ, जस्ट स्मॉल की जगह लार्ज कर देता हूँ, LARGE। तो जैसे मैं एंटर करूँगा उसने मुझे 78 दे दिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर है। और अगर मैं इस 3 की जगह पर सपोज 1 कर देता हूँ
तो फिर देखिए मुझे क्या वो चेंज करेगा, मुझे मैक्सिमम दे देगा फिगर, ठीक है। मैक्सिमम क्या है इसका 98, वो बिल्कुल मैक्सिमम वाला काम इसने कर दिया, जस्ट मैंने एक पैरामीटर चेंज किया। तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने कुछ नई चीज़ें इसमें सीखी होंगी, कुछ नए फंक्शंस आए। बहल मेन जो चीज़ थी आज वो फंक्शंस की थी, और ये फंक्शन जो है ना इफ एल्स वाला, ये अक्सर बीएस के एग्ज़ाम में नोट आ जाता है, तो थोड़ा सा कौन से, और नेस्टेड का भी और लॉजिकल के जो फंक्शंस हैं इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कुछ फर्दर चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।